नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4th का जो माइनर पेपर है इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो जिस भी स्टूडेंट ने अपने माइनर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट कर रखा है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है बहुत खास। और इस क्लास में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। देखो दोस्तों, ये जो आपका पेपर है इकोनॉमिक्स का, वो 2 यूनिट है उसमें स्टैटिस्टिक्स की और 2 यूनिट है मैथमेटिक्स की, और थोड़ा-सा पोर्शन है उसमें इकोनॉमिक्स का। जैसे पहले और जो सेकंड यूनिट है ये मैथमेटिक्स की यूनिट है, और इसमें जो थोड़ा-सा पोर्शन है इकोनॉमिक्स का वो इलास्टिसिटी, एवरेज और मार्जिनल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ऑलरेडी, क्यों मैं मानता हूँ कि आप 4th सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से आ रही है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, एवरेज कॉन्सेप्ट क्या है और मार्जिनल कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने इनको इतना इंक्लूड नहीं किया है। और एकदम क्लियरली है कि मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं रहा हुआ हूँ। तो ये पहली और दूसरी यूनिट में मैं कोशिश भी नहीं करूँगा कि मैं आपको इसमें से कुछ समझाऊँ। हाँ, मैं आपको जो समझाऊँगा वो यूनिट 3rd और यूनिट 4th है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पेपर की यूनिट 3rd और 4th को एक्सप्लेन करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब देखो, 2 यूनिट पढ़ने से भी आपको कितना बेनिफिट है 65% का, मैं एक बार आपको वो समझा देता हूँ कि 2 यूनिट आपको किस तरीके से हेल्प करेगी। तो जो भी स्टूडेंट एक पास होने का जुगाड़ ढूँढ रहा है एक अच्छे मार्क्स के साथ, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपका पेपर ए, बी और सी 3 पार्ट में है। सी पार्ट में आपके पास क्वेश्चन आएँगे, हर यूनिट से 1-1 क्वेश्चन आएगा। हर यूनिट से, और आपको करने हैं एनी 2 क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें सिर्फ 3rd और 4th यूनिट की, तो जो स्टूडेंट अगर 3rd और 4th यूनिट को भी अच्छे से कर लेगा, तो सी पार्ट को उसने कंप्लीट अटेम्प्ट किया है, यानी कि 40% मार्क्स वो यहाँ से कवर कर लेगा। ठीक उसी हिसाब से बी पार्ट में भी 1 क्वेश्चन इस यूनिट का आएगा और 1 क्वेश्चन इस यूनिट का आएगा। तो यहाँ से भी 20% यानी 20 मार्क्स का वो यहाँ से भी अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है? और ए पार्ट में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, तो मेरा ये मानना है कि 4 क्वेश्चन तो इन 2 यूनिट से मिल ही जाएँगे आपको। तो 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर वो यहाँ से ले लेगा। तो अगर मैं टोटल इनका कर लूँ, तो टोटल तकरीबन 68% यानी कि 100 में से आप 68% का अटेम्प्ट कर सकते हो, यदि आपने 2 यूनिट को भी अच्छे से पढ़ा है। तो मैं उसी माइंडसेट के साथ या उसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि अपनी ये क्लास आपको 60+% अटेम्प्ट करवाने की भी कैपेबिलिटी रखती है। तो अगर एक अच्छा स्टूडेंट है, स्मार्ट स्टूडेंट है, तो वो 2 यूनिट को भी अच्छे से प्रिपेयर करके, यदि आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हो, तो भी आप एक अच्छे से यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यदि आप एग्ज़ाम में 60% ले आते हो, तो आपका अगर रेगुलर स्टूडेंट हो, तो 70 का 60% यानी 42 मार्क्स आपके बन जाएँगे। और अगर आपका इंटरनल असेसमेंट में मान के चलो, अगर 30 आउट ऑफ 30 हो, तो आपके इस पेपर में 72, यानी कि मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी 70 के आसपास बन सकती है, यानी ये जो 2 यूनिट हम कर रहे हैं, इसकी अगर कैलकुलेशन भी करोगे, तो आपको ये फ्रूटफुल ही लगेगा। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहूँगा कि आप इनसे जुड़ जाइए। ये जो 2 यूनिट है, इसमें 3rd यूनिट है, ये 2 यूनिट ही है, ये भी आपको अच्छे से पास भी करवा सकती है और बहुत अच्छे से आपकी स्कोरिंग भी करवाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अब बात करते हैं यूनिट 3rd से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यूनिट 3rd का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। अर्थात सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों को एकत्रित करने का, उनको संगठित करने का, उनको प्रस्तुत करने का और उनको विश्लेषण करने और उनकी व्याख्या या निर्वचन करने का क्या है, एक विज्ञान है। इट प्रोवाइड्स टेक्निक्स टू स्टडी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड हेल्प्स इन मेकिंग रैशनल डिसीजंस इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड सोशल साइंस। यह मात्रात्मक तथ्यों के अध्ययन की एक तकनीक प्रदान करता है, और ये अर्थशास्त्र, व्यवसाय और सामाजिक विज्ञान में लॉजिकल डिसीजन यानी तार्किक डिसीजन लेने में क्या करता है, मदद करता है। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना एंड उनको इंटरप्रेट करके रिजल्ट ड्रॉ करने की जो नॉलेज की ब्रांच है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब जो स्टैटिस्टिक्स है दोस्तों, उसका जो मीनिंग है वो दो वे में लिया जाता है। एक तो सिंगुलर मीनिंग यानी एक वचन के रूप में, और प्लूरल मीनिंग अर्थात बहुवचन के रूप में। ये स्लाइड आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, एक वचन सांख्यिकी की परिभाषा बताओ या बहुवचन सांख्यिकी की परिभाषा बताओ। तो क्या होती है सिंगुलर
मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उद्देश्यों के अनुसार समंकों का संकलन करके, उनको वर्गीकरण करके, उनका प्रस्तुतिकरण करके, विश्लेषण करके निष्कर्ष देना सांख्यिकी कहा जाता है। यानी कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग डेटा एज पर दी ऑब्जेक्टिव्स एंड गिविंग कंक्लूजन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। यानी कि अभी जो हमने बात करी कि डेटा को कलेक्ट करने से उनको इंटरप्रेट करने तक की जो मेथड होती है, उन मेथड्स को हम सिंगुलर वे में क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यानी कि सांख्यिकीय जो विधियाँ होती है, स्टैटिकल जो मेथड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सिंगुलर मीनिंग में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। देन दैट मीन्स प्लूरल क्या होता है, a group of facts. Statistics means data or figure which are related to a particular area like population data, national income data, RBI data, XYZ। यानी तथ्यों का समूह है जिसको सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ों से होता है जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। अब जैसे हमने बात करी स्टैटिक टूल की, स्टैटिकल टूल को हम सिंगुलर वे में सांख्यिकी कहते हैं। वहीं जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि ये वाली पूरी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, फॉलो करके क्या देंगे, रिजल्ट्स ड्रॉ करेंगे, फॉलो करके क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो वह हमारे क्या कहे जाएंगे, तथ्यों का समूह कहा जाएगा। तो उनको भी यानी तथ्यों का समूह, द ग्रुप ऑफ फैक्ट्स को प्लूरल वे में या प्लूरल मीनिंग में क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपका ये टोटल कंफ्यूजन खत्म किए देते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है बच्चों, वह 3 वे में यूज किया जाता है। यानी हिंदी में इसको सांख्यिकी कहते हैं, समंक कहते हैं और प्रतिदर्शज कहते हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो एज ए स्टैटिस्टिक यूज किया जाता है, एज ए डेटा यूज किया जाता है, एज ए सैंपल बेस्ड रिजल्ट यूज किया जाता है। अभी हमने कहा सिंगुलर वे में, यानी कि रिलेटेड टू स्टैटिकल मेथड्स, सांख्यिकी विधियों से संबंधित जो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स की कहते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स की सिंगुलर फॉर्म है, यानी एक वचन रूप में सांख्यिकी की है। वहीं यदि हमारे पास कोई डेटा हो, चाहे वो पॉपुलेशन के डेटा हो, बर्थ डेथ के डेटा हो, या कोई भी हमारे पास सेंसस के डेटा हो, उन डेटा के ग्रुप को या उन डेटा को भी क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स की कहते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल मीनिंग है, यानी बहुवचन के रूप में सांख्यिकी है। वहीं जब हम क्या करते हैं, पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं, उन सब के संख्यात्मक गुणों को बताने वाली संख्याओं का यदि हम अनुमान लगाते हैं, यानी सैंपल लेते हैं और उन सैंपल से जो रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, उसे भी क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझो, मेथड्स को भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, डेटा को भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और हमारे पास इतने बड़े है ये हमारी यूनिट्स हैं, इन पर हमें क्या करना है, इन पर हमें रिसर्च करनी है। तो हमने इन पूरे ग्रुप में से 10 लोगों को छांटा, उन 10 लोगों पे हमने काम किया और उससे हमने क्या बताए, रिजल्ट बताए। तो ये 10 लोग हमारे क्या थे, सैंपल थे। तो सैंपल से जो हमने रिजल्ट निकाले, इन रिजल्ट्स को भी क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। हिंदी में इसको प्रतिदर्शज कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड 3 तरीके से यूज में लिया जाता है, फॉर द स्टैटिकल टूल्स, सेकंड फॉर द डेटा, एंड थर्ड द रिजल्ट ऑफ सैंपल बेस्ड कंक्लूजन। तो ये 3 तरीके हैं, एग्जाम में आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, स्टेट द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की प्रकृति बताइए। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स नॉट इंडिविजुअल्स एंड इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। अर्थात सांख्यिकी व्यक्तियों पर नहीं बल्कि समूह पर केंद्रित होती है। यानी सांख्यिकी एक डेटा पर काम नहीं करती। डेटा क्या होता है, जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे 70% मार्क्स आए हैं, ये केवल एक सूचना है, इस पे कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं निकाली जा सकती या कोई रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन जैसे आपने कहा मेरी पूरी क्लास में 50 स्टूडेंट थे और उन 50 स्टूडेंट के ये क्या है, मार्क्स है। अब ये इन सब का जो बना है ग्रुप, इस ग्रुप पे स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होती है। मतलब ये एग्रीगेट्स की स्टडी करती है, इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करती। प्लस ये किस में व्यक्त की जाती है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में ही संख्यात्मक रूप से ये बताई जाती है। इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, डिपेंड्स ऑन डेटा एंड हेल्प्स इन स्टडिंग वेरिएशन। ये एक अपूर्ण विज्ञान है जो कि डेटा पर आधारित होता है और ये विचलनों का क्या करती है, अध्ययन करती है, यानी ये अंतरों का अध्ययन करती है। इट इज एप्लीकेबल इन बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल एनालिसिस। इसका प्रयोग विवरणात्मक और निष्कर्षात्मक दोनों ही प्रकार के विश्लेषण में इसका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट? सांख्यिकी का महत्व क्यों है? स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सांख्यिकी का योजना में, पूर्वानुमान में और निर्णय लेने में क्या है, सहायक है।
इट प्रोवाइड्स ए साइंटिफिक बेसिस फॉर पॉलिसीज, बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये नीतियाँ बनाने में, व्यापारिक रणनीतियाँ बनाने में और आर्थिक विकास के लिए ये एक साइंटिफिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। बाई एनालाइजिंग डेटा इट रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड ब्रिंग्स एक्यूरेसी। अब हम क्या कि फ्यूचर की जब बढ़िया प्लानिंग करके बढ़िया फोरकास्टिंग करते हैं तब डिसीजन लेते हैं। तो जब हमने फ्यूचर की फोरकास्टिंग की है तो ये हमारे लिए जो फ्यूचर की अनिश्चितताएं हैं उसको क्या करती है, ये कम करती है और हमारी जो प्लानिंग है और जो हमारे फोरकास्टिंग है उसमें सटीकता लाती है, यानी कि एक्यूरेसी लाने का काम करती है। तो ये इसलिए स्टेटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, मेंशन टू मेन यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के दो प्रमुख उपयोग बताइए। स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये सांख्यिकी का उपयोग गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसी आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए होता है। यानी कि जो पॉवर्टी है ये किसी भी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक चैलेंज होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, और साथ ही में इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है उनको। अब इन प्रॉब्लम को यदि समझना है और इनको हमें एराडिकेट करना है तो हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज में लेने होते हैं। तो हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का यूज इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में किया जाता है। इट इट ऑल्सो यूज्ड इन बिजनेस टू एस्टिमेट डिमांड, सेट प्राइसेस एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इसका प्रयोग व्यापार में मांग का अनुमान लगाने में, मूल्य निर्धारण करने में और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो ये हमने देखे स्टैटिस्टिक्स के यूज। अब बात करते हैं आगे, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ स्टैटिकल मेथड्स। सांख्यिकी विधियों की प्रासंगिकता क्या है। Statistical methods are relevant in analyzing large data sets, identify relationships and testing hypotheses। सांख्यिकी विधियां बड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने में, संबंधों को पहचानने में और परिकल्पनाओं की जांच करने में क्या है, रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। They make conclusions more reliable and are widely applied in economics, social science and research। इनके जो निष्कर्ष है ये अधिक विश्वसनीय बनाती है निष्कर्षों को, और ये साथ ही में अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और शोध में व्यापक रूप से लागू होती है। यानी कि स्टैटिकल जो टूल है या स्टैटिकल जो मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, वो चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, चाहे सोशल साइंस की बात हो, चाहे रिसर्च की बात हो, या फिर अपनी जो आगे की फोरकास्टिंग की बात हो या रिलेशनशिप को टेस्ट करने की बात हो। इन सब में हर जगह स्टैटिकल टूल यूज में लिया जाता है। यो कहे कि जब भी हमें क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का, किसी भी फील्ड का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हमें क्या यूज में लेना होता है, स्टैटिकल मेथड्स को यूज में लेना होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसस एंड सैंपल सर्वे। जनगणना और नमूना सर्वेक्षण में अंतर बताइए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, आपके यूनिट में दोनों ही है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, देखो मैंने अभी कहा कि आप किसी गांव में गए, वहां पे 1000 लोग हैं, ठीक है। उस 1000 लोग है, या फिर इसको छोड़ो, हमने बात करी जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो और आपकी कॉलेज में कितने स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, और आपने एक सर्वे किया कि हर स्टूडेंट कितनी पॉकेट मनी लेकर आता है, यानी एक स्टूडेंट के पास कितनी पॉकेट मनी है। तो एक तो होता है कि आप हर एक 2000 स्टूडेंट से मिलोगे, उनसे बात करोगे और आप अपनी डेटा को कलेक्ट करके फिर क्या करोगे, कंक्लूजन निकालोगे। तो जब आपके सर्वे में जितनी यूनिट्स होती है उन सारी यूनिट से मिलकर उन सब से आप इंटरव्यू लेके डाटा कलेक्ट करके आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो। ये तो कहा जाता है सेंसस, यानी प्रत्येक यूनिट के पास जाकर आपने डेटा लिया और उस पर काम किया। एक आपने क्या किया, इन 2000 में से आपने मोटे-मोटे कितने लोग छाँट लिए, आपने 200 लोग छाँट लिए। उन 200 स्टूडेंट को आपने सैंपल के तौर पे लिया अलग-अलग जगह से, आपने जो भी सैंपल का मेथड लगाया उस हिसाब से, और इन 200 से मिलकर डेटा कलेक्ट किया और इन पे क्या किया, रिसर्च की, और इनके रिसर्च को आपने कितनों पे अप्लाई किया, 2000 पे अप्लाई किया। तो ये जो 200 आपने निकाले, ये जो छाँटे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल रिसर्च, सैंपल सर्वे। तो सेंसस में और सैंपल में ये डिफरेंस होता है कि जो सेंसस है इज ए कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, यानी जनगणना पूरी जनसंख्या की गिनती होती है, जबकि वेयर एज ए सैंपल सर्वे स्टडीज ओनली ए पार्ट ऑफ इट। जबकि जो नमूना सर्वेक्षण है वो केवल उसके एक हिस्से का ही क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी कि यूनिट को सैंपल के तौर पे लेके उन यूनिट्स की स्टडी करके और उस रिजल्ट को किस पे कंक्लूड करना, उसको उस पूरे ग्रुप पे कंक्लूड करना, ये होता है सैंपल सर्वे। सेंसस गिव्स मोर एक्यूरेसी बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली।
जनगणना अधिक सटीक होती है, शुद्ध होती है, लेकिन ये समय ज़्यादा लेती है और ये धन भी ज़्यादा खर्च करवाती है। व्हाइल सैंपलिंग इज़ इकोनॉमिकल एंड क्विकर, जबकि जो नमूना सर्वेक्षण है वो सस्ता है और तेज़ है। क्योंकि यहाँ पे एक तो आप 2000 लोगों से मिलोगे, उन सबसे बात करोगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और आपका खर्चा भी बढ़ेगा। वहीं आपने 200 लोग छाँट लिए, सिर्फ 200 से बात करोगे, टाइम भी कम लगेगा, खर्चा भी कम लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इकोनॉमिकल एंड क्विकर। ये आपके डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है स्टेट टू मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा संग्रह की दो विधियां बताइए। अब आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा कलेक्ट करोगे तो एक तो आप खुद से डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, और एक आप कहीं से पहले से पब्लिश्ड डेटा होते हैं, रिपोर्ट वगैरह होती है, उनको आप क्या करोगे, यूज करोगे। जो आपने खुद से डेटा कलेक्ट किए हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और जो आप पब्लिश्ड ऑलरेडी पुराने डेटा है, किसी और ने कलेक्ट किए थे, उसकी पब्लिश रिपोर्ट से आपने डेटा उठाए हैं, इन डेटा को हम कौन से डेटा बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। The two methods are there are two methods are प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। इन दो तरीके के डेटा कलेक्शन मेथड होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं, यानी कि प्राथमिक डेटा संग्रह और द्वितीयक डेटा संग्रह। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स व्हाइल सेकेंडरी डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। प्राथमिक डेटा सीधे उत्तरदाताओं से कलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि जो रिसर्चर होता है वो खुद फील्ड में जाकर या अपने बिहाफ पे वह कलेक्ट करवाता है, जबकि द्वितीयक डेटा प्रकाशित रिपोर्टों, पुस्तकों या अभिलेखों से प्राप्त किया जाता है। अब आप इनमें ये एक बात बताओ, आप क्योंकि रिसर्च कर रहे हो तो आपके कोई ना कोई गोल्स है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो जब आप खुद से डेटा कलेक्ट करोगे तो ये डेटा आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होंगे, इनमें एक्यूरेसी होगी। और जो सेकेंडरी डेटा है उनको आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाओगे या उनका एनालिसिस करके आप अपने डेटा अपना कंक्लूजन निकालोगे। तो जब हम बात करें टाइम कंज्यूमिंग की, तो प्राइमरी डेटा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और ये बैकबोन होती है आपके रिसर्च की। सेकंड चीज़, ये इसमें खर्चा भी ज़्यादा लगता है। सेकेंडरी डेटा की कोई मेथड नहीं होती, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं, आपको सिर्फ इनको लेना होता है, आपके ऑब्जेक्टिव के अनुरूप आपको बनाना होता है और ये टाइम बचाने वाला होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज टेबुलेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों का सारणीकरण क्या होता है। अब आपके पास खूब सारे डेटा आ गए ऐसे इन डाटा की आपने क्या बना दी, ऐसे टेबल बना दी। इधर आपने एसआर नंबर लिख दिया, इधर आपने मेल लिख दिया, इधर आपने फीमेल लिख दिया। फिर मेल फीमेल के भी आपने दो कॉलम बना दिए कि लिटरेट और इलिटरेट। इधर फीमेल के भी आपने लिटरेट इलिटरेट बना दिए, इधर बच्चों के आपने बना दिए। ठीक है, इस तरीके से डेटा को क्या करना, सही ढंग से प्रेजेंट करना, क्लासिफाइड करते हुए उसको क्या बोलते हैं, टेबुलेशन। यानी टेबल में रो और कॉलम में डेटा को प्रेजेंट करना टेबुलेशन कहा जाता है। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा सिस्टमेटिकली इन रोज एंड कॉलम्स। सारणीकरण डेटा को व्यवस्थित रूप से पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। इट हेल्प्स इन इजी कंपेरिजन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर मैनर। यह सांख्यिकीय जानकारी की तुलना, विश्लेषण और प्रस्तुति को क्या करता है, सरल और स्पष्ट बनाता है, ताकि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ सके। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेबुलेशन क्या है। टेबुलेशन डेटा को प्रेजेंट करने का एक मेथड है। डेटा को प्रेजेंट करने का क्या है, मेथड है, ना कि डेटा को क्लासिफाइड और एनालिसिस करने का मेथड है। इस बात को जरूर ध्यान रखना। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सा मेथड है जो डेटा को सबसे शुद्ध रूप में प्रेजेंट करता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, टेबल या टेबुलेशन। अब अगला क्वेश्चन है मेंशन द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए स्टैटिकल टेबल। सांख्यिकीय सारणी के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं। ए स्टैटिकल टेबल इंक्लूड्स द टाइटल, स्टब्स, कैप्शन, बॉडी ऑफ द टेबल एंड फुटनोट। एक सांख्यिकीय सारणी में शीर्षक होता है, स्टब्स होते हैं यानी उसकी रो की हेडिंग, कैप्शन होती है यानी कि कॉलम की हेडिंग, और सारणी का मुख्य भाग जिसको बॉडी कहते हैं, और पाद टिप्पणियां यानी जो फुटनोट्स होते हैं वो। दीज पार्ट्स मेक डेटा प्रेजेंटेशन एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक। ये भाग डेटा प्रस्तुति को सटीक और व्यवस्थित बनाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सैंपल हम इस टेबल से देखते हैं। ऊपर टेबल का नंबर होता है, फिर टेबल का टाइटल होता है। टाइटल स्मॉल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, यानी स्व परिभाषित होना चाहिए आपका टाइटल। फिर इसको बोलते हैं कॉलम की हेडिंग, फिर इनके सब हेडिंग हो सकते हैं कॉलम के। ये आपकी रो की हेडिंग है जिसको क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, टूरा। याद रखिएगा, आपको ए पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टूरा किसे कहते हैं, तो वहीं आप ये जानो कि क्या हो गया टूरा। टूरा रो की हेडिंग को कहते हैं। और जो बॉडी होती है टेबल की, उस बॉडी का क्या नाम है, क्लेवर। तो आपसे ये भी फर्स्ट पार्ट में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लेवर। तो चौंकना नहीं है, आप करियर एजुनिस्ट के साथ हो, आपको इसमें छोटी छोटी हम आपको अंदर की चीज़ें बताते रहते हैं।
अब एग्ज़ाम में आ भी सकता है और एग्ज़ाम में नहीं भी आ सकता है, वो तो एग्ज़ामिनर के पेपर सेट करने पे डिपेंड करता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, स्टब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टूरा बहुत कम पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्टब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्लेवर और बॉडी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपका टेबल है और आप चाहते हो कि आपको ये अच्छे से देखें, तो मैं आपको एक क्लास बता दूँगा जहाँ से आप इन चीज़ों को अच्छे से सीख पाओगे। अगला है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डायग्राम्स इन स्टैटिस्टिक्स? सांख्यिकी में आरेखों का उद्देश्य क्या है? डायग्राम बनाने का क्या पर्पज़ है? डायग्राम मेक्स स्टैटिकल डेटा सिंपल, क्लियर एंड अट्रैक्टिव। जो डायग्राम है यानी आरेख है, वो सांख्यिकी डेटा को सरल बनाते हैं, स्पष्ट बनाते हैं और आकर्षक बनाते हैं। दे हेल्प इन क्विक अंडरस्टैंडिंग, कंपैरिजन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ये तथ्यों की शीघ्र समझ, तुलना और प्रस्तुति में क्या होते हैं? सहायक सिद्ध होते हैं। कॉमन टाइप्स इंक्लूड बार डायग्राम्स एंड पाई चार्ट्स। और अगर सामान्य प्रकारों की बात करें तो बार आरेख और पाई चार्ट इनमें शामिल है। यानी कि एक तो आप डेटा को ऐसे लिख के बताओ और एक आप डेटा को पिक से या किसी डायग्राम से समझाओ। तो डायग्राम के जो डेटा होते हैं वो प्रेजेंटेशन को बेटर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा की ग्राफीय प्रस्तुति को समझाइए। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोज डेटा थ्रू ग्राफ्स लाइक हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स एंड ओजाइव। यानी जो ग्राफ ये प्रस्तुतिकरण है डेटा की, वो आंकड़ों को ग्राफ जैसे हिस्टोग्राम में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में या ओजाइव वक्र के माध्यम से बताता है। यानी डेटा को या तो इस तरीके से बताना, इस तरीके से, या डेटा को इस तरीके से बताना, ठीक है, या डेटा को इस तरीके से पाई चार्ट करके बताना, या डेटा को किसी और तरीके से, कोई भी ये हो गया इस तरीके से, आपको ऐसे अलग अलग तरीके से डेटा को क्या करना, एक चित्रों के माध्यम से समझाना क्या होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट प्रोवाइड्स ए विजुअल इंप्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल। ये क्या करती है, वितरण की यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है उसकी दृश्य छवि को बढ़ाता है और साथ ही में जटिल डेटा को आसानी से समझने योग्य बनाता है। यानी कोई कॉम्प्लेक्स डेटा और आपको इस तरीके से दे दिया गया तो आप इसको समझ पा रहे हो आराम से कि किस किस टाइम पे ये बढ़ा था, कब घटा था और कब वापस बढ़ा था। तो ईजी हो गया डेटा को समझना। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, आपसे पूछा जाए कि 360 लोग हैं, साइंस में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे साइंस में 36% है। यानी मैं 360 क्या, आप ये 360 ये टोटली मान लो, तो साइंस में 36 लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को बेहतर लोग पढ़ रहे हैं, फ्रेंच 108 लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स 144 लोग जानते हैं। तो कितने एक डायग्राम से आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये डेटा को क्या बनाता है, प्रेजेंटेबल बनाता है, अंडरस्टैंडेबल बनाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ टेबुलेशन। सारणीयन के 2 लाभ बताइए। यानी कि जब हम डेटा को टेबुलेट कर देते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। टेबुलेशन सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा एंड मेक्स कंपैरिजन ईजियर। सारणीकरण क्या करता है, जटिल डेटा को सरल बनाता है और तुलना में आसानी पैदा करता है। इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग लार्ज डेटा सिस्टमेटिकली विच सेव्स टाइम एंड फैसिलिटेट्स एनालिसिस। ये बड़े आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है जिससे समय की भी बचत होती है और ये विश्लेषण को भी सुगम बनाता है, आसान बनाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। आरेख और ग्राफ में क्या अंतर है, समझाओ। डायग्राम्स आर सिंपल अट्रैक्टिव पिक्टोरियल फॉर्म यूज्ड फॉर कंपैरिजन लाइक बार एंड पाई डायग्राम्स। आरेख सरल है, आकर्षक चित्रात्मक रूप में होते हैं जिनका प्रयोग तुलना हेतु किया जाता है, जैसे बार और पाई चार्ट होता है, पाई आरेख होता है। जबकि ग्राफ्स आर मोर प्रिसाइज मैथमेटिकल एंड यूज्ड फॉर डिटेल एनालिसिस लाइक हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ग्राफ अधिक सटीक होते हैं और गणितीय होते हैं और जिनका उपयोग विस्तृत विश्लेषण में किया जाता है, जैसे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यानी कि जो मैथमेटिकल एक्यूरेट होते हैं वो ग्राफ होते हैं और जो चित्रों जैसे होते हैं उनको हम डायग्राम्स बोलते हैं। जैसे ये आपका एक चित्र है, इसमें हमने ये बनाया, ठीक है, और कहा कि 360 लोग हैं तो किसके पास कितना है। और ग्राफ क्या होता है, इधर बाकायदा एक मेजरमेंट होता है, ओ एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, उन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिर इनको क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो ग्राफ क्या होते हैं, थोड़े मैथमेटिकल होते हैं, ज़्यादा प्योर होते हैं, हाई लेवल का एनालिसिस में काम में लिया जाता है। इसके अलावा कोई पॉलीगन आपने इस तरीके से बनाया है और इसमें आप उन्हें कोई ऐसे कर्व वगैरह बताते हो, तो इनको तो बोलते हैं डायग्राम, और इनको तो बोलते हैं ग्राफ और इनको बोलते हैं डायग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, इसी तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। ए हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
हिस्टोग्राम एक आवर्ती वितरण का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण है। इट कंसिस्ट ऑफ एडजेसेंट rectangles whose areas are proportional to the frequencies of the classes। इसमें सटे हुए आयत होते हैं जिनका क्षेत्रफल वर्गों की आवृत्तियों के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि इसमें ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के टच करते हुए होते हैं, यानी कि चिपके हुए होते हैं, और इनका जो एरिया है वो इनकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग होता है। यानी जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसका एरिया उसी हिसाब से इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इनको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। अगला है एक्सप्लेन ए पाई चार्ट। पाई चार्ट को समझाइए। अभी हमने बात करी थी पाई चार्ट की कि जिसका टोटल एरिया 360 होता है, 360 डिग्री होता है। ए पाई चार्ट इज ए सर्कुलर डायग्राम डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू रिप्रेजेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ए होल। पाई चार्ट एक वर्ताकार आरेख है जिसे टुकड़ों में बांटा जाता है ताकि किसी संपूर्ण के अनुपात को क्या किया जा सके, दर्शाया जा सके। ईच सेक्टर शोज द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैटेगरी इन परसेंटेज टर्म। प्रत्येक खंड किसी श्रेणी की सापेक्ष मात्रा को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। यानी कि टोटल जैसे ये है कि टोटल पॉपुलेशन इतनी है बिहार की, बिहार में इसका कितना परसेंट है, 12.5। महाराष्ट्र में 13.5, तमिलनाडु में 16.5, केरला में 9.5, पंजाब में 8.5। तो ये इसकी क्या है, परसेंटेज में शो करता है। टोटल इसका अगर परसेंटेज की बात करें तो 100 होता है, और डिग्री की बात करें तो ये 360 डिग्री का इसका टोटल होता है। अब आपको अगर इन चीज़ों को इजीली समझना है तो एक क्लास हमारी अपलोड की हुई है। आप ही के सेमेस्टर 4th का जो एईसी पेपर है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला, उसकी जो यूनिट 3rd है, आप इसको थोड़ा-सा गौर से देखिए, जिस यूनिट का नाम क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये जो 3rd यूनिट है ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो अभी हमने पढ़ा है उसके सिलेबस से मैच खाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बार-बार एक ही चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना पड़े, आप इस क्लास को ज़रूर देखिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आपको अगर आपके इस पेपर को अच्छे से समझना है तो मैंने यहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, और साथ ही में मैंने वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी बताए हैं। तो उसमें चाहे आपके कॉलम चार्ट हो, बार चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, पाई चार्ट हो, सारे तरीके के चार्ट को हमने वहाँ पे बताया है कि डेटा किस तरीके से प्रेजेंट और इंटरप्रेट किए जाते हैं। तो आई होप आप इसको ज़रूर देखेंगे ताकि आपका पेपर अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो पहला है एक्सप्लेन द डेफिनेशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिटेल। सांख्यिकी की परिभाषा, प्रकृति और महत्व का विस्तार से वर्णन करो। अगला है डिस्कस द वेरियस यूजेज एंड रिलेवेंस ऑफ स्टैटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी विधियों के विभिन्न उपयोग और प्रासंगिकता पर चर्चा करो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर का नाम क्या है, स्टैटिकल, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, यानी कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल सर्वे। जनगणना और नमूना सर्वेक्षण में अंतर समझाइए। विच मेथड इज मोर सुटेबल इन प्रैक्टिस। व्यवहारिक जीवन में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है सैंपल मेथड और सेंसस मेथड। तो ये क्वेश्चन भी आपको बड़े क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन विद देयर मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। डेटा संग्रह की विभिन्न विधियों को उनके गुण व दोषों के साथ समझाइए। अगला है व्हाट इज टेबुलेशन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड एसेंशियल पार्ट्स। सारणीकरण क्या है, इसके महत्व और आवश्यक अंगों को समझाइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख सकता है। डिस्कस द डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल मेथड्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन विथ एग्जाम्पल्स। आंकड़ों के आरेखीय और ग्राफीय प्रस्तुतिकरण की विधियों पर उदाहरण सहित चर्चा करो। अब बात करते हैं आपकी आखिरी यूनिट की, यानी यूनिट 4th की। क्या है आपकी आखिरी यूनिट में, डिफाइन अर्थमेटिक मीन, यानी आखिरी जो मीडियम है, जो 4th यूनिट है उसमें मीन, मोड और मीडियन आपका मेजरली है। क्या होता है मीन, मोड, मीडियन, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट आपसे पूछे गए हैं। तो ये भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है क्लास, उसमें से आपको बहुत बाकायदा न्यूमेरिकली आप वहाँ से देख पाओगे। बताता हूँ आपको कौन सी क्लास है। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन अर्थमेटिक मीन, यानी अंक गणितीय माध्य की परिभाषा दीजिए। आप इसको समांतर माध्य भी कहते हो। समांतर माध्य की परिभाषा दो। समांतर माध्य क्या होता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से। अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी अंक गणितीय माध्य सभी मानों के योग को मानों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक लोकप्रिय प्रयुक्त उपाय है या माध्य है।
यानी कि होता क्या है कि जिस औसत की हम बात करते हैं, यानी जिस एवरेज को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी एवरेज को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, आपके पास 5 बच्चों के मान लो मार्क्स है 50, 60, 70, 80 और 90। इन सब का टोटल कितना हो गया? 350। आपसे पूछा है इसका एक्स बार, तो आप क्या करोगे? सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स यानी इन सब का टोटल, जो कि कितना है 350। एन कितना है, यानी 1 2 3 4 5 5। तो आपका आंसर आ गया 70। तो 70 आप चाहो तो एवरेज कह दो, चाहो तो आप एक्स बार कह दो, या चाहो तो अर्थमेटिक मीन कह दो। सबसे सिंपल है, सबसे आइडियल है, सभी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीडियन, यानी मध्यिका क्या है। अब आपके पास इतने बड़े एक रेंज है डेटा की, आपके पास डेटा की क्या है, रेंज। तो आप एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जिस वैल्यू से आपके डेटा 50-50% में क्या हो जाए, डिवाइड, यानी आधे डेटा उससे कम हो और आधे डेटा उससे ज़्यादा हो। तो उस वैल्यू को, उस मिड वैल्यू को हम किस नाम से जानते हैं? मीडियन के नाम से जानते हैं, मध्यिका के नाम से जानते हैं। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी मध्यिका वह मध्यमान है जब हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके प्राप्त करते हैं। इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये आंकड़ों को या अपने डेटा को या अपनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास 7 बच्चों के कुछ डेटा है, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, या तो चाहे वो बढ़ता हुआ हो या फिर घटता हुआ हो, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको जमा लेना है। ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, n यानी 7 है। तो अपना फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2। ये फॉर्मूला हमने लगा कि इससे जो आइटम आएगा, यानी कि n+1 यानी 7+1 डिवाइड बाई 2, 8 को 4 2 से डिवाइड किया, कितना है 4। तो आप इधर से चौथा आइटम 1 2 3 4, ये आपका फोर्थ आइटम है। ये फोर्थ आइटम ही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ये आपकी पूरी जो सीरीज है, उस सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 3 ऑब्जर्वेशन इधर है, 3 ऑब्जर्वेशन इधर है। 3 ऑब्जर्वेशन इससे छोटे हैं, 3 ऑब्जर्वेशन इससे बड़े हैं। तो जो बीच वैल्यू है, जो अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी लाइन को या डेटा को किस में करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मध्यिका के नाम से जानते हैं। और मध्यिका क्या करती है दोस्तों, जो क्वालिटेटिव डेटा है, जो गुणात्मक डेटा है, उनको कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा यूज में ली जाती है। आप हमारी डिटेल क्लास देखोगे, वहाँ पर आपको ये सारी बातें बताई हुई है। अब बात करते हैं मोड को। बहुलक की परिभाषा दीजिए, मोड क्या है। Mode is the value that occurs mostly frequently in the data set। बहुलक वह मान है जो किसी डेटा समूह में सबसे अधिक बार आता है। It represents the most common और popular item in distribution। ये वितरण में सबसे सामान्य और लोकप्रिय वस्तु को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि जैसे आप मार्केट में जाते हो और आप कहते हो कि भाई साहब शर्ट दिखाना, और वो ये बोलता है कि आपके तो एल साइज का आएगा, ठीक है। आप जूते लेने जाते हो, वहाँ पे 8 नंबर के, 7 नंबर के कॉमनली सबसे ज़्यादा उनके पास स्टॉक में होते हैं। तो एल साइज़ का शर्ट होना, जूतों में 8 और 7 नंबर की साइज़ होना, ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट में इनकी डिमांड ज़्यादा है। यानी कि ऐसे कस्टमर ज़्यादा आते हैं जो एल साइज़ के और 8 और 7 नंबर के शूज़ पहनते हो। इसका मतलब डेटा सेट में जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक या मोड कहते हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा फैशन में रहता है, फैशन में, उसको बहुलक कहते हैं। तो बहुलक जो वर्ड है वो लामोड से लिया गया है, और लामोड का अर्थ होता है फैशन। तो हमारी डिटेल क्लास में आपको ये सारी डिटेल बहुत अच्छे से बताई हुई है। बहुलक का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपको एक टेबल दी हुई है, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। आगे उनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें बहुलक मोड को या बहुलक वर्ग को, यानी कि जो हमारा मोड क्लास है, उस मोड क्लास को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है भाई, 20 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है, यानी कि जो मोड क्लास है, वो कौन सी है, 30 से 40, 32, 40। जैसे हमें हमारी मोड क्लास का पता चला 32, 40, अब हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, ये वाला होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ये आपके लिए छोटा क्वेश्चन लेके आएगा। फॉर्मूले में एल का मतलब हुआ लोअर लिमिट, इसको L1 बोलते हैं। L1 यानी जो हमारा क्लास है, उस क्लास का लोअर लिमिट, दैट इज 30। F1 यानी कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, यानी ये हमारा क्या हो गया, F1। F0 यानी उससे जस्ट ऊपर वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी। F2 का मतलब हो गया हमारे नेक्स्ट
क्लास की फ्रीक्वेंसी और एच का मतलब हो गया हाइट, यानी इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, इसको चाहे तो एच से रिप्रेजेंट कर दो या आई से रिप्रेजेंट कर दो, जो कि कितनी है 10 है। जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। एल हो गई हमारी 30, F1 हो गई 20, F0 हो गई 10, दो हमारे फॉर्मूले का आ गया 20, 10 और 12 हमारी F2 होगी और क्लास इंटरवल हो गया 10। आप इनको जैसे सोल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 35.55 यानी 35.55, जो कि हमारे हमेशा इसी क्लास के बीच में आता है। तो हमारा जो मोड है वो क्या आ गया 35.55। तो इसका मतलब जब हमारे पास क्लास इंटरवल दी हुई है, डिस्क्रीट सीरीज भी दी हुई है, तब भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि हमारे पास सिर्फ फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो हम कहोगे जो सबसे ज़्यादा बार आया वही क्या है, मोड होता है। तो आप इनको डिटेल में देखिए, मैं आपको अभी वापस कह रहा हूँ, लिंक दे दूंगा आपको कौन सी क्लास में आपको जाना है। स्टेट द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्यामितीय माध्य क्या है? ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज, यानी ज्यामितीय माध्य n मानों के गुणनफल का nवां मूल है। इट इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग ग्रोथ रेट्स एंड रेशियोज। इसका प्रयोग वृद्धि दर में और अनुपात निकालने में किया जाता है। हार्मोनिक मीन की बात करें, हार्मोनिक मीन क्या होता है, या हिंदी में इसको कहे तो हरात्मक माध्य क्या होता है? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन वैल्यूज। हरात्मक माध्य दिए गए मानों के व्युत्क्रमों के अंकगणितीय माध्यों का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है, सॉरी व्युत्क्रम नहीं, व्युत्क्रम होता है। इट इज यूजफुल इन केसेस इन्वॉल्विंग स्पीड एंड रेट्स। इसका प्रयोग गति और दरों से संबंधित मामलों में किया जाता है, यानी जब हम स्पीड की बात करते हैं तब वहां पे हार्मोनिक मीन ही यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ आइडियल मीन, यानी आदर्श माध्य की विशेषताएं क्या है? आदर्श माध्य क्या होता है? सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, यानी सरल और समझने योग्य होता है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी प्रक्षेपणों पर आधारित होता है, यानी कि उसकी सीरीज में जितने भी होते हैं उन सब पर क्या होता है, वो बेस्ड होता है। रिजिडली डिफाइंड, यानी निश्चित रूप से उसको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जा सकता है। केपेबल फॉर ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, बीजगणितीय विवेचन में प्रयुक्त किया जा सकता है। लिस्ट इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, चरम मानों का उस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, यानी नमूनों में स्थिरता होती है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा, डेटा का वह क्या करता है, प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। अब अगला क्वेश्चन है, डिफाइन डिस्पर्शन। प्रसरण की परिभाषा दीजिए। डिस्पर्शन refers to the extent to which values in a data set deviate from the central value, यानी प्रसरण आंकड़ों के मानों का केंद्रीय मान से विचलन को दर्शाता है। इट मेजर्स वेरिएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ये आंकड़ों की भिन्नता और स्थिरता को मापता है। कैसे समझते हैं, जैसे मान लो आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, n कितने हैं, 10 है, और आपका x बार कितना है, फॉर एग्जाम्पल आपका x बार आया है 52। तो अब 52 आपका एक्स बार आया है, तो 10 मेजर्स में से ये जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, ये इस पूरी डेटा सीरीज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो आपके डेटा के जितने भी इसमें ऑब्जर्वेशंस है वो ये इससे 52 से कितना आगे है और कितना पीछे है, उनका जमाव कहाँ है, इसके पास जमाव है या वो यहाँ पे जमे हुए हैं या पूरी श्रेणी में वह डिवाइडेड है। तो डिस्पर्शन यही चेक करता है कि जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आया है उससे हमारे बाकी की ऑब्जर्वेशन कितना पास है या कितना उससे दूर है, इनमें कितना वेरिएशन है, इसको चेक करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, डिस्पर्शन यूज में करते हैं। यानी कि ये क्या करता है, डेटा का केंद्रीय मान से विचलन को दर्शाता है, यानी वेरिएशन देखता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। नेम टू एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, प्रसरण के दो परिमाणात्मक या निरपेक्ष उपायों के नाम बताओ। द एब्सोल्यूट मेजर्स आर रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जो निरपेक्षात्मक बोलो इसको, निरपेक्षात्मक मान की बात करें तो परास और मानक विश्लेषण आते हैं। दे डायरेक्टली शो द स्प्रेड ऑफ डेटा इन ओरिजिनल यूनिट्स, ये डेटा को सीधे मूल रूप से क्या करता है, आंकड़ों के साथ फैलाव को दर्शाते हैं। डिफाइन स्क्वेनेस, विषमता को परिभाषित करिए, इसको तिर्यकता भी कहते हैं। स्क्वेनेस मीन्स द लैक ऑफ सिमेट्री इन ए डेटा सीरीज, विषमता क्या होती है, किसी समंग श्रेणी में असममितता का अभाव बताती है। दैट इज if the frequency distribution of a data series does not decrease in the same order in which it increase, then it is called asymmetrical or skewed। अर्थात समंग श्रेणी का आवर्ती वितरण जिस क्रम में बढ़ा, यदि उसी क्रम में नहीं घटता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्वेड है,
एसिमेट्रिकल है, असीमित है। यानी कि हमने कहा हमारे पास कोई डेटा है, हम इस हिसाब से वो बढ़े, ये मैं उसका हाइट बना दूँ, इस हिसाब से वो बढ़े और इसी रेंज में वो वापस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बिना विषमता का है, यानी इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, ये सममित है। और यदि वो इस तरीके से होते, पहले वो बढ़ जाते और फिर तुरंत ही ऐसे घट जाते, या फिर पहले वो बढ़ जाते फिर आगे इस तरीके से घट जाते, तो ये क्या होते हैं, स्क्वेयर्ड होते हैं। तो इनको हम बात करते हैं यहाँ पे। यानी ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक वो जिस रेंज में हमारे डेटा बढ़ते हैं उसी रेंज में डिक्रीज हो जाते हैं, जीरो स्क्वेयरनेस कहते हैं। यहाँ पे हमारे एक्स बार, मीडियन और बहुलक तीनों इक्वल होते हैं। एक में हमारे शुरुआत में डेटा बढ़ते हैं फिर एक साथ ही डिक्रीज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव स्लोप वाला होता है। इसमें एक्स बार ज़्यादा बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटा होता है और बहुलक है वो उससे भी छोटा होता है। नेगेटिव में क्या होता है, डेटा पहले बढ़ता है एक साथ फिर तुरंत डिक्रीज होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। इसमें जेड सबसे बड़ा होता है, मीडियन उसके बाद होता है और एक्स बार सबसे कम होता है। इसको नेगेटिव स्लोप वाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। धनात्मक और ऋणात्मक तिर्यकता या विषमता में अंतर बताइए। पॉजिटिव स्क्यूनेस occurs when the tail of the distribution is longer on the right side, longer on the right side, while negative skewness occurs when the tail is longer on the left side। यानी धनात्मक तिर्यकता तब आती है जब वितरण की पूंछ दाहिनी ओर लंबी होती है, यानी कि दाहिनी ओर वितरण की पूंछ क्या होती है, लंबी होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वेनेस। और जब यही काम किस तरफ हो, बाईं ओर हो, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्वेनेस। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है जो अभी आपको बताया, तो एक हमारी क्लास अपलोड है बीकॉम सेमेस्टर सेकंड की, एबीएस 10 अकाउंटेंसी क्लास है जिसका नाम ही बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसकी फर्स्ट यूनिट, इसकी सेकंड यूनिट और इसकी थर्ड यूनिट, ये सारा ही आपका सिलेबस है। थर्ड यूनिट से मैं कर्टोसिस को हटा देता हूँ, ये लो, बाकी सारा का सारा आपके सिलेबस में है। सेकंड यूनिट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें मीन मोड मीडियन ही होता है, ये आपके सिलेबस में है। और शुरुआत में जो सांख्यिकी है, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है स्टार्टिंग वाला, वो भी इस क्लास से पूरा का पूरा मैच खाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस क्लास को ज़रूर देखिए ताकि आपका ये पेपर बहुत अच्छे से हो जाए। मैंने इसीलिए वो सारी चीज़ें यहाँ रिपीट नहीं करी क्योंकि इन क्लास में मैंने बहुत डिटेल में और बहुत ही ग्राफिक्स के साथ इनको डिस्कस किया हुआ है, तो आप ज़रूर इस क्लास को देखिए। अब बात करते हैं इस क्लास से बनने वाले या इस यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े वाले। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के उपायों के रूप में, उपाय नहीं होता माप है, माप के रूप में अंगणितीय मादे या समांतर मादे के गुण और दोषों पर चर्चा कीजिए। डिफाइन स्क्वेनेस, तिर्यकता को परिभाषित करो। हाउ इज इट मेजर्ड, इसे कैसे मापा जाता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वेनेस विद डायग्राम्स, आरेखों सहित तिर्यकता के विभिन्न प्रकारों को समझाओ। यानी कि एक होता है पॉजिटिव, एक होता है जीरो और एक होता है नेगेटिव, तो तीनों को समझाना है आपको। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बाकी इस यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उन क्लासेस में मिल जाएंगे। और आपकी सुविधा के लिए हमने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें आपके सेमेस्टर से रिलेटेड चाहे डिटेल क्लास हो चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, हमने एक जगह रखा है। जैसे आपका पेपर आएगा वैल्यू एडेड वाला, आपका पेपर आएगा आयुर्वेद वाला, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला, लीडरशिप वाला, जो भी आपका पेपर है, आप जस्ट इस बटन पे क्लिक करो, आप सीधा हमारी क्लास में पहुंच जाओगे। अब यदि आपको इस पेपर की, इस पीडीएफ की नीड है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और व्हाट्सएप में लिख दो पीडीएसयू पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ ऑन द स्पॉट अवेलेबल करवा दी जाएगी। और ये जो पीडीएफ आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है क्योंकि अब आपके वीएससी, एसईसी, एईसी और माइनर पेपर की ही एग्जाम होनी बाकी है, मेजर की ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो आपको ये पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए और जितना आप इसको मार्केट में शेयर कर सकते हो अपने साथ वालों के साथ, आपका एक शेयर किसी की एग्जाम में अच्छी मार्किंग करवा सकता है। आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको धन्यवाद और हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।